नमस्कार बच्चों। आज हम सीबीएसई आईसीबी लेक्चर्स के बारे में पता करेंगे और ये भी जानेंगे कि जब हम एग्जाम्स के पेपर लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। जैसे कि आप लोगों ने अभी एग्जाम्स दिए हैं, प्रीलियम के दिए, सेमी वन सेमी टू के एग्जाम्स दिए हैं, तो वहाँ पर आपने जो छोटी छोटी गलतियाँ की हैं मैं उसे हाईलाइट करूँगी और साथ ही साथ हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है मैं यहाँ पर आपको वो बताऊँगी। सो पूरा लेक्चर हम अच्छे से देखते हैं और उसके बाद आप अपने पेपर्स में वैसा ही सुधार कीजिएगा। सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है और कौन कौन से लेसन है जो ओमिट हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको पता भी है, बट फिर भी एक जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है। देन इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स भी रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वो प्रश्न पत्र है जिसके दो खंड किए गए हैं। खंड यानी कि दो हिस्से किए गए हैं। एक है अ और एक है ब। अब अ और ब जो है उसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके दिया गया है। खंड अ में वस्तु परक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि जो वस्तु संबंधी मतलब जो लेसन से या ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो इसमें पूछे गए हैं। खंड अ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। यानी कि यहाँ पर आपके पास भरपूर ऑप्शन है। 53 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हमें 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 13 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है। और खंड व में वर्णनात्मक वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्राइब करना है और डिस्क्राइब करके प्रश्न वहां पर एक्सप्लेन करना है, मतलब उसका पूरा आंसर लिखना है जिसमें राइटिंग स्किल और ब्रीफ वगैरह आ जाएंगे। सो प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि वहां पर आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे चूज करने के लिए कि आपको कौन सा अच्छे से आता है, आप उसे चूज करके लिखिएगा। सो एक यहाँ पर आपके सामने ही ये चार्ट है, इसे आप देख सकते हैं कि खंड अ में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसे मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि अपठित यानी कि अनसीन होता है। अब अनसीन जो होता है वहां पर आप लोगों को चार अपठित यानी कि चार आपको अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, जिनमें से कोई दो ही आपको सॉल्व करने हैं। वहां पर आपको टोटल 10 अंक मिलेंगे और वहां पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, तो टोटल आपके पास 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 10 ही सॉल्व करना है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैंने देखी है कि जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और करके दिए जाते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर जब दिखाऊंगी तब वहां पर जरूर इसका मेंशन करूंगी। क्योंकि कई बच्चे जो चार है उनमें से कोई दो कर देते हैं, तो कई बार वो पहले का ही दोनों हिस्सा कर देते हैं, दूसरे को छूते ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास सिर्फ 5 ही अंक होते हैं। अगर वो सारा सही होगा तो भी आपको 5 ही अंक मिलता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी दिया जाता है। सो वहां से आपको चूज करना है ए में से जो दो दिए हैं कोई एक, और बी में से जो दो दिए हैं उनमें से कोई एक। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि ए के ही दोनों सॉल्व कर दीजिए या बी के ही सॉल्व कर दीजिए, नहीं। आपको ए में से एक और बी में से एक अपठित पैसेज सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे, तो टोटल आपको 10 मार्क यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन, जहां पर आपको पदबंध 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से कोई 4 ही करना है, ये 4 अंक के लिए है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 5 दिए जाएंगे, 5 में से कोई 4 ही करना है। समास आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से कोई 4 सॉल्व करना है। मुहावरे आपको 4 ही दिए जाएंगे, वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो टोटल 16 नंबर का आपका ग्रामर होता है। उसके बाद आता है भागती, जहां पर आपको पाठ्य पुस्तक स्पर्श से दिए जाएंगे 14 अंक के प्रश्न। यहाँ पर आपको पठित यानी कि सीन पैसेज होते हैं, जो कि पद्यांश यानी कि पोयम सेक्शन से होते हैं, और वहां पर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू टाइप्स के 4 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क वहां पर आपको दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है आपका खंड गद्य का। गद्य यानी कि लेसन सेक्शन, दो पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे जिसपे आपको 5-5 नंबर के लिए अलग अलग प्रश्न रहेंगे। सो टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा।
फिर आता है खंड ब, जहां पर आप लोगों को एमसीक्यू नहीं बल्कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आएगा, जो कि आप ही के संचयन और स्पर्श से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर है कि स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। फिर आता है आपका दूसरा, स्पर्श से निर्धारित, यानी कि यहाँ पर थोड़े से ब्रीफ लिखने हैं, मतलब 4 अंकों के लिए है और यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो ब्रीफ दिया गया है उसे अच्छे से समझ लीजिए और उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर के लिए एक ही प्रश्न आएगा। फिर आता है आपका पूरक, यानी कि संचयन से आपको 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पर आपको 3 प्रश्न होंगे, 3 में से कोई 2 ही आपको करना है और एक प्रश्न सॉल्व करने पे आपको 3 अंक मिलेगा। तो टोटल 6 नंबर यहाँ पर 2 प्रश्न करने पे मिलेगा। फिर आता है लेखन सेक्शन। इस बार लेखन सेक्शन में थोड़ी सी परिवर्तन हुए है, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आप लोगों को विकल्प सहित, यानी कि 2 अनुच्छेद या 3 अनुच्छेद दिया जाएगा, जिनमें से आप लोगों को किसी एक को सॉल्व करना है। 3 अनुच्छेद रहेंगे, 3 टॉपिक रहेगा, उनमें से किसी एक टॉपिक को चुनना है और पॉइंट जो भी वहां पर दिए हैं, मुद्दे जो भी दिए हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 6 अंकों के लिए आपको दिया गया है अनुच्छेद लेखन। फिर आता है आपका औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में भी आपके पास विकल्प है। सो 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक पत्र आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। फिर आता है आपका अगला, जिसमें आप लोगों को सूचना लिखना है। ये नया ऐड हुआ है सूचना लेखन, इसके बारे में आगे मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दूंगी, सो आपके काम की रहेगी, वो जरूर दिखेगा। सो जो सूचना लेखन है वो 5 अंक के लिए है। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, विकल्प दिया गया है। सो जो भी आपको अच्छे से आता हो या जो आपको अच्छे से समझ रहा हो, ऐसा टॉपिक चुन के आपको एक सूचना लेखन रेडी करना है 5 अंक के लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को विज्ञापन बनाना है। यहाँ भी विज्ञापन में भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो 5 अंक के लिए विज्ञापन में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। एंड लास्ट जो नया ऐड हुआ है वो है लघु कथा, यानी कि स्टोरी राइटिंग कह सकते हैं, जिसमें छोटी स्टोरीज होती हैं या फिर आपको कहावतों के अनुसार, मुहावरों के अनुसार, अच्छे विचारों के अनुसार या कोई भी टॉप हेडलाइन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पे एक कहानी आपको रचना है। तो इस तरीके से आप लोगों का टोटल 80 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें आपको राइटिंग स्किल 26 मार्क का आने वाला है। तो जरा इस पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को जो ब्रीफ है वो 14 नंबर के लिए आने वाला है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक जब हम रीड करते हैं तो उसकी वजह से जो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 14 नंबर का फायदा हो जाएगा, यानी कि 14 मार्क्स आपको एमसीक्यूज के लिए भी आएंगे, वो भी आप ही के टेक्स्ट बुक से। तो जो बच्चे लेसन रीड कर रहे हैं, पोयम रीड कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा ऑप्शन क्लियर रहेगा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो वहां पर कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हमें तुरंत क्लिक हो जाता है और आपका ऑप्शन जब आप देखते हैं तो आपको तुरंत पता चलता है कि मेरा आंसर क्या है। सो प्लीज आप टेक्स्ट बुक जरूर रीड कीजिएगा। इस बार तो पोर्शन भी कम है, तो टेक्स्ट बुक अगर रीड करेंगे तो आपको ब्रीफ में भी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों का ग्रामर जो है वो आ रहा है 16 अंकों के लिए और 10 नंबर के लिए आपका आ रहा है अनसीन पैसेज। तो टोटल 80 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट है इस साल की, आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और कई ऐसे लेसन है जो इस साल एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, जिसमें सबसे पहला ग्रामर सेक्शन में है अलंकार, जो इस साल आपको नहीं पूछा जा रहा है। बिहारी के दोहे वो इस साल नहीं आएंगे। महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी लेसन नहीं आएगा। वीरेन डंगरवाल की तोप इस साल नहीं आने वाली है। आत्मत्राण नहीं आने वाला है। डायरी का एक पन्ना नहीं आएगा।
तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये भी नहीं आ रहा है। गिरगिट, ये भी लेसन ओमिट हो चुका है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आठवां है, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इनमें दो अलग अलग दो हिस्से हैं, पार्ट वन पार्ट टू। तो जो पहला वाला है गिन्नी का सोना, वो नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो आएगा, तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दिया है, सो आप इसके बारे में अच्छे से क्लियर हैं, बट फिर भी एक जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने ये दिया है। अब मैं आपको आपका जो पेपर है उसमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है वो बताने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो ये है हमारा वो सैम्पल पेपर जो कि आप लोगों के पास भी है और आप लोगों ने सॉल्व भी किया है। सो स्टार्ट करती हूँ यहीं से कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो सामान्य निर्देश होते हैं, कई बार इसे हम देखते नहीं हैं और यहाँ पर बड़े काम की चीज होती है, तो प्लीज आप जरा इसे एक बार पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन पेपर में भी होता है, सो अगर आप उसे देखेंगे तो बेटर होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और ये पेपर है 80 नंबर का, ये कोर्स बी का पेपर है। सो यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर दो खंड डिवाइड किए गए हैं, अ और ब। सो दोनों को अच्छे से सॉल्व करना है आपको। पेपर शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि मैंने जब पेपर्स देखे आप लोगों के, तो मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस किया कि कई बच्चे पेपर का सीक्वेंस बहुत ज्यादा मिक्स मैच कर देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। मतलब आपका जहां मन करता है, आप वहां पर जब आपको क्लिक होता है तब अब वो आप आंसर अगर लिखेंगे और सोचेंगे कि आपको वहां पर मार्क्स मिलेगा, सो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम एक एक चीज आपका नोटिस करते हैं कि आपने कहाँ लिखा है और उसके अनुसार मार्क्स मिल जाते हैं। बट बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड में आपको अपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर है वहीं पर उसका छुटा हुआ आंसर लिखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप 1 का आंसर डाल देंगे और चलेगा, ऐसा नहीं चलता। दूसरी चीज कहूंगी कि इस साल पेपर पैटर्न काफी आसान है, एमसीक्यू टाइप्स के हैं, तो आपको 1 लाइन में ही आंसर आ जा रहे हैं। कई ऐसे आंसर हैं जो आपको 1 वर्ड में भी आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप वहां पर 1 2 3 4 5 को जो सीक्वेंस है वो हटाकर 5 3 2 1 अगर ऐसा लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और आपके मार्क्स पे भी उसका असर देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करती हूँ खंड अ से। यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें गद्यांश 1 और गद्यांश 2 करके दिया गया है। सो नीचे दो गद्यांश दिए गए हैं, किसी गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर कहा गया है, जिसके लिए आप लोगों को 5 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज को हमें अच्छे से पहले तो पढ़ लेना है। क्या हो जाता है कि जब हम शुरू करते हैं तो कई बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा, हमारा समय बचेगा। समय वैसे भी आपके पास बहुत है, क्योंकि एमसीक्यू में कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 या 2 मिनट लगना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत समय है, आप 5 मिनट 10 मिनट पैसेज अच्छे से पढ़िए पहले। पैसेज को अच्छे से पढ़ने का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लिक होता है कि ये आंसर मैंने कहाँ देखा। सो इस तरीके से आपको दो पैसेज पूछे गए हैं। पहला पैसेज है जिसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं विद विकल्प और आपको चूज करके लिखना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देने के लिए कहूंगी, कई बच्चे जब लिखते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे आंसर लिख देते हैं। और कई बच्चे तो आंसर भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ ABCD या 1 2 3 4 ही डाल देते हैं। ये बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए खराब चीज है कि आप MCQ है, 1 लाइन का 1 वर्ड का आंसर है और आप वो भी नहीं लिख रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। चलिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मत लिखिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो प्रॉपर डालिए। उसके बाद जो आंसर है वो
1 2 3 या ए बी सी लिखने के बजाय आप क्या कीजिए, पूरा का पूरा जो लाइन है वो आंसर में लिखिए, ताकि आपका जो आंसर है वो क्लियर हो और सामने वाले को समझ में भी आए। सो देखा जाए पैटर्न के अनुसार, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए, देन उसके बाद जो सही ऑप्शन है, मान लीजिए थर्ड ऑप्शन राइट है, तो आपको सिर्फ 3 नहीं लिखना है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो आपको लिखना चाहिए आंसर में। तब जाके आपको यहाँ पर ये 1 नंबर मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर सीधे इसका आंसर लिखेंगे, तो भी आपको यहाँ पर ये 1 मार्क मिल जाता है। क्लियर है? अब ऐसे ही जो सीक्वेंस है आपको रखना है। इन केस मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में तो आ गया है ये लाइन देख के कि आपका जो अक्षर है वो छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, वो एक लाइन में आएगा, 2 लाइन में आएगा, तो आप क्या कीजिए, वहां पर जगह छोड़ दीजिए नंबर डालकर और क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड कर लीजिए, 5 अटेंड कर लीजिए। उसके बाद आपको समय मिलता है तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचे विचारे और जो सही आंसर है वो ढूंढ के लिखिएगा। क्या हो जाता है कि कई बच्चे 1 2 लिख लेते हैं, 3 उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो 4 एंड 5 कर लेते हैं, देन बाद में 3 करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खराब दिखता है और आपका मार्क्स वहां पर कट हो जाता है, क्योंकि जब टीचर है वो सीक्वेंस में चेक कर रहा है और आपने सीक्वेंस ही बिगाड़ दिया, तो उसका भी सीक्वेंस बिगड़ जाता है और आपके मार्क्स पे असर दिख जाता है। एक और चीज है कि यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और जब आप पहला लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर तीसरा लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा और चौथा, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर पांचवा। इस तरीके से लिखने से क्या हो जाता है कि इन केस अगर हमारा कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ शब्द छूट गए हैं, तो जो लाइन हमने लीव किया है वहां पर आप उसे ऐड कर सकते हैं। नहीं तो हम जब एकदम चिपका के लिखते हैं, ऐसे लाइन से लिखते हैं बिना लाइन छोड़े, तो जब हमें कुछ ऐड करना होता है तो वो मिक्स मैच हो जाता है, जो कि आपका आंसर गलत शो करता है। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेपर नीट क्लीन रखा जाए और उसे सीक्वेंस में रखा जाए। कुछ नहीं आता है तो प्लीज आप जगह छोड़ दीजिए, बाद में उसे लिखिएगा, लेकिन एक ही जगह पर रुक कर समय खराब मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अपठित यानी कि अनसीन का पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पैसेज जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर अथवा करके जो है वो दूसरा दिया गया है, तो आप पहले और दूसरे में से कोई एक ही अटेंड कीजिएगा। उसके बाद आता है आपका अगला पैसेज। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ भी आपको अनसीन पैसेज में से 2 पैसेज दिए गए हैं और करके, तो दोनों में से कोई एक ही आपको अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज है जैसा मैंने आपको फर्स्ट में समझाया कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है और उसे लाइन से लेना है ताकि गड़बड़ी ना हो। अब यहाँ पर गलती होने का चांस ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के लिखना होता है, तो गलती बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी जब हम घाई करते हैं, बिना सोचे समझे जब हम फटाफट पढ़ते हैं और आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहां स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। आप देख के नहीं लिखते हैं तो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और कई बार आप ध्यान ही नहीं देते कि आपको कौन सा आंसर लिखना है, जिसकी वजह से आप गलत लिखते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो प्लीज, बहुत ही इजीली आपको ये मार्क्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपके मार्क्स यहाँ पर अच्छे से सुरक्षित हो सके। तो 10 में से 10 पाने का अच्छा मौका है अपठित पैसेज में से। आई होप कि आप ये चारों में से कोई 2 अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में 2 अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 में से एक एक पैसेज ही करना है, सो आपको वहां पर वो ध्यान देना है। फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में बहुत ही आसान है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर आपको एक चीज जरूर ध्यान देना है कि जो रेखांकित कहा गया है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड कहा गया है, आपको उसे फोकस करके ही आपका आंसर निकालना है। तो वहां पर कई बार अंडरलाइन वाले शब्द होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। अगर लिखा गया है कि रेखांकित है तो अंडरलाइन मिलेगा, लेकिन अगर रेखांकित करने के लिए नहीं लिखा गया है तो ऐसे सेंटेंस में आप रेखांकित शब्द की डिमांड न कीजिएगा।
यहाँ पर आपके पास अच्छा है कि 5 है, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन ज़रूर करूँगी कि पाँचों ही सॉल्व कीजिएगा आप एक-एक लाइन छोड़ के। और इन केस किधर आपका कुछ मिस्टेक हुआ या कहीं पर आपका कुछ छूट गया या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या रॉन्ग ही हो गया, तो एक जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वह आपका बैकअप का काम करता है। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि टीचर क्या एक्स्ट्रा लिखना सही होगा? हाँ बच्चा, लिखना सही होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पर एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स पे कोई असर नहीं होता है। इन केस आपका जो गलत होता है वहां पर वो हेल्प ही करता है। सो आप पांचों अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, आप चाहे तो 4 ही लिखिएगा, लेकिन पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मैं 5 ही लिखने के लिए आपको कहूंगी। एक एक लाइन छोड़ के ही लिखिएगा। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आप सिर्फ स्वर व्यंजन शब्द पद न लिख के आप फुल सेंटेंस लिख के अंडरलाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर दिखता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी आपके पास ग्रामर है और ये आपके रचना के भेद यानी कि वाक्य के भेद से लिया गया है। सो यहाँ पर भी आपके पास 5 प्रश्न है, 5 में से कोई 4 ही आपको करने हैं, तो आप यहाँ पर पांचों कीजिएगा। एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा और जरा पहले तो सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, बिना पढ़े मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि संयुक्त वाक्य में बच्चे वहां भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बिना सोचे समझे आप लिख दे रहे। अरे पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन कि राम घर गया, उसने माँ को देखा। अब इन दो सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य में। तो क्या राइट होगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। या राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर जब राम घर गया तब उसने माँ को देखा। अब देखा जाए तो जो फोर्थ वन है वो मिश्र में जाता है, फर्स्ट वन सरल में जाता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो आंसर नहीं होता है। अब अतः और जो है वो यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको कौन सा सेंटेंस सुटेबल लग रहा है? देखा जाए तो सेकेंड इज प्रॉपर है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो यहाँ पर राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य में जाता है। तो इस तरीके से आप इसे भी फाइंड आउट कीजिएगा। जल्दबाजी करके अपने पेपर में गलती मत कीजिएगा। स्पेशली कहूंगी, ग्रामर 16 नंबर का है, 10 नंबर का अनसीन है, तो 26 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मुहावरे हैं। मुहावरे में सॉरी समास है। समास में भी आपके पास 5 प्रश्न है, 5 में से कोई 4 आपको सॉल्व करना है। समास की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि समास अभी भी आप लोग मिक्स मैच कर देते हैं और थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। फिर आता है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो है आप लोगों का मुहावरे। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। वापस कहूंगी, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स भरने आता है तो प्लीज आप सेंटेंस के साथ में आंसर लिखेगा और आंसर को अंडरलाइन कीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन मुहावरे थोड़े सतर्कता के साथ करेंगे। ये सारे के सारे टेक्सचुअल ही हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं और आप लोगों के लेसन या पोयम में आए हुए हैं। संचयन का भी लेसन है, वहां से भी आ सकता है। और ये बिना ऑप्शन का है, तो यहाँ पर आपको पूरे 4 के 4 नंबर मिलने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। फिर आता है आपका लेसन सेक्शन। लेसन सेक्शन का जो एमसीक्यू है वो 14 नंबर का है। यहाँ भी आप पूरे 14 के 14 मार्क्स इजीली प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जिसे आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आप जानते हैं। कविता का भाव आपको पता है, कविता के शब्द आपको पता है, उसका मीनिंग आपको पता है, और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो प्लीज आप इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। जब हमने लेसन या पोयम पढ़ा था तो हर एक टॉपिक का हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किया है। सो यहाँ पर आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। इवन आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं वहां भी आप लोगों को आइडिया लग गया कि पोयम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था कि जो एनसीटीआर का साइट है वहां भी कई सैंपल्स पेपर है, वहां से भी आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस किया हो, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। पोयम सेक्शन में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है,
सो जो भी आपके प्रश्न है उन्हें अच्छे से समझे, ऑप्शन को अच्छे से समझे और आंसर के साथ में आप अपना जो एबीसी जो भी आपने चूज किया है उसे प्लीज अच्छे से लिखिएगा। फिर से कहूंगी, प्लीज यहाँ पर आप सीक्वेंस में लिखिएगा, सीक्वेंस मत बिगाड़िएगा। और जो ऑप्शन है वहां पर आप ए बी सी न लिख के जो ऑप्शन का हेडिंग है वो ही लिखिएगा, यानी कि जो आंसर का सेंटेंस है वो जरूर लिखिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आप लोगों को लेसन सेक्शन से दिया गया है। यहाँ भी आपके पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 अंक के लिए, और उनका आंसर आपके पैसेज में है। ये लेसन है जो आपने पढ़ा है, आपको पता है। तो आप जब टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो आपको वहीं से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी है या जो बच्चे टेक्स्ट बुक रीड करते हैं, मैं वापस कहती हूँ कि टेक्स्ट बुक में कई ऐसे शब्द आते हैं या कई ऐसे सेंटेंस आते हैं जो आपको लगता है कि ये जरूरी है, प्लीज आप उसे अंडरलाइन कर करके पढ़ा कीजिए, ताकि वो अंडरलाइन किया हुआ आपको याद रहे। और ऐसे ही एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी आप लोगों को एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपके सीन पैसेज हैं। तो ये संचयन का ही, सॉरी, ये ततारा जो अपना लेसन था उसमें से दिया गया है। और ये बहुत ही इजी और अच्छा लेसन था अगर आपको याद होगा तो। फिर आता है आप लोगों का ये हिस्सा जिसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है। सो भाई, 14 और 26 नंबर के लिए आपको जरा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखा जाए तो आपका जो पेपर है वो दो हिस्से में डिवाइड है। 40 नंबर का एमसीक्यू है और 40 नंबर का आपका थेरो है। सो जिसमें आप लोगों को सीन पैसेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइटिंग स्किल के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो जब भी आप इसे देखेंगे तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 अंक के लिए है, एक प्रश्न सॉल्व किया तो 2 नंबर के लिए, जिसके लिए 25 से 30 शब्दों में लिखना जरूरी है। कह सकते हैं कि 5 लाइन या मैक्सिमम अगर खींचते हो तो 6 लाइन खींच सकते हो। 4 से 5 लाइन इनफ होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप चाहें तो 6 लाइन तक खींचेगा, उससे ज्यादा मत लेके जाइएगा। बहुत ज्यादा लिखने से अगर आप सोचते हैं कि आपका लेंथ बढ़ जाएगा, मार्क्स बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप बढ़ा कर लिखते हैं आपका लेंथ तो बढ़ता है, लेकिन जो आपका टॉपिक जो मुद्दा है आप उससे भटक कर फिर फालतू बातों में अपना पूरा समय गवा देते हैं। यहाँ भी कहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 10 जब आपका हो जाए तो उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप दूसरे पेज पे सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका जो नीटनेस है वो भी नजर आता रहे। इन केस अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आपने जो जगह छोड़ा है वहां पर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपको बाद में क्लिक होता है वो आप लिख नहीं पाते। तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 10 आप दोनों सॉल्व कीजिएगा। फिर वो अगर जगह छूटा है तो वो पेज छोड़ के क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज पे चालू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ी सी ध्यान से लिखना है, बिकॉज यहाँ पर कई बार दो टॉपिक को मिक्स करके आपको पूछा जाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि वो लेसन के बारे में अच्छी जानकारी या पोयम के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, तभी आप ये 4 नंबर के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 नंबर के लिए 60 से 70 शब्दों के लिए कहा गया है। सो यहाँ पर आप 10 से 12 लाइन लिखेंगे तो भी काम बन जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो संचयन से लिया गया है। वहां पर आपको 3 लेसन या 3 टॉपिक या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी 2 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वो पूरी स्टोरी पता है तो आप इजीली उसे अटेंड कर पाएंगे, और संचयन काफी इजी है जहां तक मुझे मेरे बच्चों को देखकर लगता है। तो 6 नंबर के लिए संचयन आता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो 3 अंक एक प्रश्न सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होता है। कहने का मतलब है कि आप 8 से 9 लाइन, 10 लाइन तक लिखेंगे तो भी चल जाता है, इससे ज्यादा मत बढ़िएगा। फिर आता है आपका
लेखन सेक्शन 26 नंबर के लिए है और 26 नंबर के लिए प्लीज आप जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 26 मार्क का है और यहाँ पर आपके पास तो अच्छा मौका है कि आप पूरे के पूरे नंबर भी खींच सकते हैं। बस ध्यान देना है कुछ विशेष मुद्दों पे जिसके बारे में जिक्र मैं जरूर करूंगी। तो सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपको कोई एक टॉपिक लिखना होता है। 80 से 100 शब्दों के लिए अप्रॉक्स 1 पेज आपको भरना होता है, जिसमें आपके पास तीन अलग अलग मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, और उन टॉपिक के नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिन पॉइंट्स के बेस पर आपको ये अनुच्छेद लेखन करना होता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन दोनों अलग होता है। निबंध लेखन में आप पूरी बातों को डिस्क्राइब करते हैं और अनुच्छेद लेखन में आप सिर्फ जरूरी मुद्दों पे फोकस करते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में ये पॉइंट्स जो है, आप चाहे तो हेडिंग डाल के लिखिएगा या तो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जरूर लिखिएगा। तो जो आपको तीनों में से बहुत अच्छे से लगता हो कि आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही टॉपिक का चुनाव कीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 5 नंबर के लिए आता है पत्र लेखन। तो दोनों के दोनों फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर बहुत ही आसान है। बस पॉइंट्स को ध्यान देना है, फॉर्मेट को ध्यान देना है और आपका फॉर्मेट के अनुसार ही पेपर डन हो जाता है और पत्र में आपको 5 में से 5 भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छे से आता हो वो वाला पत्र चुनिएगा और उसे लिखिएगा। हर क्वेश्चन नए पेज पे शुरू कीजिएगा, इसका जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आपको सूचना तैयार करनी है। तो दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, दो में से कोई एक लिखना है 30 से 40 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है मैं जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ध्यान देने की जरूरत है संदेश लेखन, सूचना लेखन, जो आपके ये छोटे छोटे टॉपिक आए हैं इन पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है। तो सूचना लेखन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो सूचना है वो नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो सूचना मतलब क्या होता है कि किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने रखा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, उस वक्त मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विज्ञापन। विज्ञापन आपने पहले भी अटेंड किया है, 9th में भी अटेंड किया है। सो विज्ञापन के बारे में आपको पता है। यहाँ भी 5 नंबर का है विज्ञापन। अप्रोक्स 1 पेज में आपका इजिली हो जाता है। चित्र जरूर बनाइएगा। चित्र बनाने से बड़ा अच्छा आकर्षण होता है और कई बार अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है या मटेरियल थोड़े कम है और चित्र आपने अच्छे से बनाया है तो वहां पर भी आपका जो मार्क्स है वो अट्रैक्ट करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो है लघु कथा यानी कि स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग में आपको 100 से 120 शब्दों के लिए 5 अंक के लिए लिखना है। सो यहाँ पर आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा कहानी आता हो या जिस विषय पर अच्छी कहानी आप बना सकें वो विषय का चुनाव जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो फॉर्मेट है वो आने वाला है, जिसके बारे में आपने पहले भी प्रैक्टिस किया है और मैंने इसका जिक्र भी किया था। इवन आप लोगों ने इतने पेपर्स सॉल्व कर लिए हैं, सो आपको उसका भी आइडिया अच्छे से है। अब आइए हर एक राइटिंग स्किल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो कम हो रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। ओके। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ राइटिंग स्किल के जो मुद्दे हैं उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद लेखन से संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना है। मतलब जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, जो आपको मुद्दे दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आपको ये चूज करना है और लिखना है। फिर आता है आप लोगों का एक सीक्वेंस, कि जो भी आपको अनुच्छेद लेखन दिया गया है उसे हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस में लिखने के लिए आपके विचार जो है, जो आपके थॉट्स है, उसे बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज करना पड़ता है। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है तो आपके पास शब्द बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब हमारे पास शब्द होते हैं तो हम उन विचारों को सीक्वेंस में, क्रम से, अपने तर्क और लॉजिक के साथ में इससे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। विषय केंद्रित करने के लिए यानी कि शुरुआत से अंत तक अनुच्छेद को एक सूत्र में बांधना जरूरी है। यानी कि जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, उसे हमें फोकस रखना ही पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है, जब हम उसे फोकस रखते हैं
तो जो आपका अनुच्छेद लेखन का टॉपिक है, आप उसी टॉपिक को ही एक्सप्लेन करते रहते हैं, उस टॉपिक से भटकते नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस बात पे ध्यान देना कि जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके टॉपिक हैं, उनसे आप भटके नहीं। फिर उसके बाद आता है कि सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास, अनावश्यक बातें न करके केवल विषय संबंध वर्ण विवेचन, मतलब जितनी जरूरी है उतनी ही बातें आप उसमें लिखें, बेवजह की बातों का जिक्र उसमें न करें। इससे आपका पेज भी भरता है और आप अपने टॉपिक से भटक भी जाते हैं। जब आप अपने मुद्दे को छोड़ के किसी और मुद्दे के बारे में बताने लगते हैं तो जो मुद्दा है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जितना जरूरी है उतने ही शब्दों में लिखें, ज्यादा भर के भी ना लिखें, और जो शब्द हैं उन्हीं पे फोकस रखें, यानी कि जो आपके मुद्दे हैं उसको ध्यान में रख के लिखिएगा। फिर आता है आप लोगों का पत्र लेखन। पत्र लेखन अनौपचारिक आपको नहीं आता है, आपको औपचारिक पत्र आता है, यानी कि फॉर्मल जो लेटर है वो आपको आने वाला है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। सो ये वाला मुद्दा आपके लिए है। औपचारिक पत्रों द्वारा दैनंदिन जीवन की विभिन्न स्थितियों में कार्य, व्यापार, संवाद, परामर्श, अनुरोध तथा सुझाव के लिए प्रभावी एवं स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल लेटर है वो फॉर्मेट के अनुसार चले। जितनी जरूरी बातें हैं वो कार्य से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या किसी चीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं या बता रहे हैं, वैसा ही वहां पर आपको लिखना है। सरल बोलचाल की भाषा में लिखना चाहिए, सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सीधे साधे ढंग से लिखना चाहिए, प्रत्यक्ष बातों की ही प्रस्तुति कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पकाना नहीं है, फेंकना नहीं है, कट टू कट बातों को लेके जाना है। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके मुद्दे हैं, उन्हें ही रखना है। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कहूंगी कि प्रारूप यानी कि जो उसका फॉर्मेट है उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट के अनुसार लिखने से आपका बहुत अच्छा पेपर जाता है। सुस्पष्ट लिखिएगा, सुलझे हुए शब्द लिखिएगा, अपशब्द का उपयोग मत कीजिएगा, क्रमबद्ध विचारों के साथ लिखिएगा, यानी कि पैसेज वाइज लिखिएगा और संक्षेप में लिखिएगा। और हाँ, पत्र अधूरा नहीं, कंप्लीट कीजिएगा, ताकि जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो क्लियर समझ में आ जाए। फिर आता है आपका विज्ञापन। विज्ञापन के बारे में जरूर कहूंगी कि विज्ञापन में आकर्षण बहुत जरूरी है। तो विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख तो कीजिएगा, क्वालिटी के बारे में बताइएगा, साथ ही साथ उसे आकर्षण शैली भी दीजिएगा। इसके लिए आप राइमिंग वर्ड से रिलेटेड कोई पोयम लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप वहां पर उसकी क्वालिटीज के बारे में लिख सकते हैं, ऑफर के बारे में लिख सकते हैं, या अगर कोई इंफॉर्मेशन की बात है तो आप इंफॉर्मेशन वहां पर दीजिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव एवं दूसरों से भिन्नता, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसके अनुसार ही आप बनाइएगा। छोटे बच्चों की तरह चॉकलेट लॉलीपॉप बनाकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपका विज्ञापन अच्छा दिखेगा, तो नहीं। यहाँ चित्रों के अनुसार, रैमिंग वर्ड्स के अनुसार आप लोगों को उसके बारे में अच्छी जानकारी भी प्रदान करनी है। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे, स्लोगन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, जब भी आप विज्ञापन बनाएंगे तो विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं जरूर कहूंगी कि आप यहाँ पर चित्रों का उपयोग जरूर कीजिएगा। रंग भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चित्र बनाने की जरूरत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चित्र बनता है तो वो और आकर्षक हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज और कहूंगी कि मैंने देखा है कि कई बच्चों के पेपर्स में कि वो पहले बॉक्स बना देते हैं, देन उसके बाद उसमें मटेरियल लिखते हैं, और कई बार बॉक्स छोटा पड़ जाता है और मटेरियल बाहर आने लगते हैं। सो बेटर होगा कि सबसे पहले आप अपना जो विज्ञापन है उससे अच्छे से बना लीजिए, उसका चित्र बना लीजिए। सब होने के बाद आप एक बॉक्स बना दीजिएगा और उस बॉक्स को अच्छे से आप अंडरलाइन कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो विज्ञापन है वो अच्छा भी दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा, और आपका विज्ञापन जो है वो आपको मार्क्स भी अच्छा देगा। फिर आता है आप लोगों का अगला टॉपिक, संवाद लेखन। फिलहाल इस साल आपको नहीं है, सूचना लेखन आपको है। सूचना लेखन के बारे में एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने रखा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और आप उस तरीके से फॉर्मेट बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सूचना लेखन किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना,
कम शब्दों में औपचारिक फॉर्मल शैली में आपको लिखना है। संक्षिप्त जानकारी लिखना है जिसमें लेखन में उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए, मुख्य बातों का ही जिक्र करें, हालचाल पूछने की जरूरत वहां पर नहीं होती है, विषय वस्तु उपयोगी हो, संपर्क सूत्र के साथ आप वहां पर लिखिएगा। मतलब जिसने ये सूचना दिया है उसका भी नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सो उसके लिए एक छोटी सी मैंने फॉर्मेट रखी है, प्लीज आप ये फॉर्मेट जरा देखिएगा, और हो सके या अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब कभी भी हम संदेश बनाते हैं तो सबसे पहले हमें संदेश की हेडिंग डालनी होती है। बीचों बीच हेडिंग डालिएगा और उसके बाद आप दिनांक डालिएगा। दिनांक अगर 15 अगस्त से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर 15 अगस्त ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ और विषय या कुछ और मुद्दे के बारे में या कोई और सामाजिक बातों के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी दिन लिख सकते हैं। इवन जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन का आप दिनांक डाल दीजिएगा। फिर आता है समय। समय भी आप कोई भी समय डाल सकते हैं, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जो भी आपको समय ठीक लगे। फिर संबोधन कीजिएगा एंड देन उसके बाद आपका फुल मटेरियल जो भी है 5 लाइन में, 4 लाइन में इनफ हो जाएगा। देन उसके बाद आपको प्रेषक करके लिखना है। इस तरीके से जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो बड़ा अच्छा आता है। अब यहाँ पर आप ये जो प्रेषक है वो लेफ्ट में लिखे चाहे राइट में लिखे चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लेफ्ट में लिखे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज सब सीक्वेंस में चला जा रहा है। अब यहाँ पर चित्र कहाँ बनाएंगे? चित्र बनाने के लिए तो आपने बोला ही नहीं टीचर। यस, मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आप चित्र बना सकते हैं। आप चित्र यहाँ बना सकते हैं, आप चित्र यहाँ भी बना सकते हैं, और चित्र बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको पेंसिल से चित्र बनाने के लिए मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो इनकेस कुछ अगर गलत हो गया तो आप इरेज करके उसे वापस से करेक्ट कर सकते हैं। जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो जरूर बनाइएगा अगर आपको ठीक लगे तो, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये देखिएगा। विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखना है। मतलब मेरा जो फ्रेंड है वो कुछ अच्छा अचीव किया है और उसके लिए मुझे एक संदेश भेजना है। तो सबसे पहले मैंने संदेश की हेडिंग डाल दी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर दिनांक डाला, हेडिंग डाला संदेश, फिर मैंने दिनांक डाला जो भी है, फिर मैंने टाइम डाला, फिर 1 लाइन मैंने लीव किया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने संबोधन किया प्रिय मित्र रोहन, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया उसका संदेश। तो मैंने लिखा है कि कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, देखकर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामना। क ख ग, यहाँ पर जो प्रेषक है वो क ख ग ही लिख के खत्म किया। और मैंने उसको, मतलब उसने कुछ अच्छा अचीव किया तो मैंने यहाँ पर छोटा सा बुके का पिक्चर बना दिया। आप चाहे तो कुछ और भी कप वगैरह, शील्ड वगैरह ऐसा बना सकते हैं। एक चीज जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो सारे शब्द हैं मैं कतई नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ऐसा ही आप लिखें। ये मेरी ओपिनियन है, मेरे शब्द हैं, मेरी भावनाएं हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं के अनुसार भी इसे लिख सकते हैं। संदेश बहुत बड़ा मत लिखिएगा, जितना जरूरी है उतना ही लिखिएगा। और हाँ, जब आपका संदेश पूरा हो जाए तो इसे बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये जो आपने अंडरलाइन करके देख रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ब्लैक कलर का बॉक्स है, इस तरीके से उसे आप बॉक्स में रखिएगा। बहुत अच्छा आपका दिखता है और बहुत अच्छा आप लोगों का ये जो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई क्या है ये। ठीक है, सो इस तरीके से सूचना लेखन आपको लिखना है। यहाँ पर आप सूचना का हेडिंग डाल सकते हैं, संदेश का हेडिंग नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। सॉरी, ये तो सूचना ही है, आई एम सो सॉरी, ये सूचना ही डालना है, संदेश हेडिंग नहीं डालना है, ये गलती से टाइप हो गया है मुझसे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि संदेश और सूचना मेरा मिक्स मैच हो गया था। वो 9th का था जो 10th में मैंने बोल दिया। सो आई एम सो सॉरी। संदेश आपको नहीं, आपको सूचना लेखन पे ध्यान देना है। तो सूचना लेखन जो है वो आपको आने वाला है, संदेश लेखन आपको नहीं आएगा। सो किसी विषय
के ऊपर आपको अगर सूचना देनी है तो वो सार्वजनिक होती है, जिसके कम शब्दों का आपको उपयोग करना है और औपचारिक शैली में लिखना है, यानी कि फॉर्मल भाषा में लिखना है। छोटा लिखना है जिसमें जानकारी आपको पूरी देनी है, उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए, सरल सिंपल शब्दों का उपयोग करेंगे, ज्यादा हाईलाइट वहां पर करने की जरूरत नहीं है। टाइटल जरूर डालिएगा ताकि पता चले कि कौन से विषय में आपको सूचना देनी है। इसके बाद आता है आप लोगों का कहानी लेखन, जो इस साल ऐड हुआ है, जिसे लघु कथा कहा गया है। लघु कथा या कहानी लेखन दोनों का एक ही अर्थ है। लघु का अर्थ होता है छोटी कहानियां। निरंतरता होनी चाहिए, थोड़ी सी कल्पना शक्ति का उपयोग जरूर कीजिएगा, इमेजिनेशन के अनुसार लिखिएगा क्योंकि कहानियां इमेजिनेशन पे ही चलती हैं। यहाँ पर सीख और शीर्षक जरूर लिखिएगा, उससे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और हर एक कहानी कोई ना कोई सीख या शिक्षा देने वाली ही होती है, तो उसे डालना मत भूलिएगा। प्रभावी संवाद रखिएगा, पात्रानुकाल संवाद होना चाहिए, यानी कि पात्रों के अनुसार बातचीत हो, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। रोचकता दिलचस्पता बनी रहे और कहानी जो है वो अच्छे से आप अटेंड कीजिएगा। 3 पैसेज लिखेंगे तो भी अच्छे से आपका कहानी बन जाता है। तो इन सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान देना है आप लोगों को राइटिंग स्किल लिखते समय। तो अब मैं आपको एक आंसर पेपर जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि हमें कैसे आंसर लिखना है। तो आप इसे देख लीजिए और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, उनको आपको कैसे अटेंड करना है। और ये है इसका आंसर पेपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी आंसर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आंसर राइट था। आप नंबर्स ऐसे डालिएगा और यहाँ पर सेंटेंस पूरा लिखिएगा, बट यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के लिखेगा, यहाँ पर लाइन नहीं छुट्टी है, लेकिन आप लाइन जरूर छोड़ के लिखिएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का ये ग्रामर, यहाँ भी आपने देखना है, सीधे सीधे आंसर ही लिखा गया है, ऑप्शन के साथ में अटेंड कीजिएगा एक एक लाइन छोड़ के, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आता है आप लोगों का लेसन, पोयम, उनके एमसीक्यूज हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक गलत आ गया, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वहां पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। जो ब्रीफ है वो कैसा होना चाहिए, उसके आंसर कैसे कैसे होने चाहिए, यहाँ पर वो आपको लिखना है। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपको ये कवर करना है, लेकिन आप अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं, ये आपको खाली हेल्प करने के लिए है। स्पेशली ये दिखाने का एक ही मतलब है कि यहाँ पर जो आपका राइटिंग स्किल है वो मार्क्स कैसे डिवाइड किया गया है वो बताना है। सो 3 में से किसी एक विषय पर आपका अनुच्छेद लेखन लिखना है 6 अंकों के लिए, तो 1 अंक आपको भूमिका पे मिल जाता है, 4 अंक आपको विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर पे मिल जाता है और 1 अंक आपकी भाषा पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से 6 अंक आपको अनुच्छेद लेखन पे मिलेगा। 2 में से किसी एक पर पत्र लिखना है तो आरंभ और अंत औपचारिकता के साथ में लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर पे 3 अंक मिलेगा और आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा पर आपको 1 अंक मिलेगा। भाषा का अर्थ है कि आप कैसी औपचारिकता की बातें वहां पर बात करते हैं। फिर आता है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन के लिए भी कहूंगी कि 2 में से कोई एक है, एक औपचारिकता फॉर्मेलिटी के ऊपर मिलेगा, 3 सब्जेक्ट मैटर पे मिलेगा और 1 जो है वो आपकी भाषा के ऊपर मिलेगा। 2 में से एक प्रश्न अटेंड करना है विज्ञापन का, यहाँ भी विषय वस्तु के लिए 2 है, प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए 2 अंक है और 1 अंक आपकी भाषा के लिए है। और लघु कथा में 3 अंक जो है वो आपके कथा वस्तु के लिए है और 2 अंक जो है यहाँ पर भाषा के लिए है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। एक पेपर है मेरे पास, मैं उसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, एक बच्चे का ही है, उसने ये लिखा है पेपर्स और यहाँ पर उसकी जो गलतियां हैं मैं आपको वो नहीं शो कर रही हूँ, बल्कि उसने जिस तरीके से लिखा है मैं आपको वो यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। इस तरीके से उसने लिखा है, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डाला है, देन उसके बाद 1 2 3 4 डाला है, 1 का सेकंड आंसर राइट था तो उसने सेकंड लिखा है, देन उसके बाद वहां पर उसने शब्द भी डाला है। यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ा नहीं, लेकिन आप लाइन जरूर छोड़िएगा। खंड के अनुसार भी है, खंड नेक्स्ट पेज पे ही शुरू कीजिएगा। फिर आता है इसका नेक्स्ट पेज, ब्रीफ देखिएगा, नीट क्लीन है, कोई भी गलती नहीं है और जो गलती भी है उसे एक हल्का सा कट मार के आप आगे बढ़िएगा, उधर गंदा मत कीजिएगा। ये यहाँ पर उसका ब्रीफ था 4 मार्क्स के लिए, अच्छे से एकदम प्रेजेंटेशन के अनुसार लिखा गया है। ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर
पहले से है, उसने खींचा नहीं है, ये पेपर ही ऐसा था। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन मत ड्रॉ कीजिएगा। फिर यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 3-3 अंकों के लिए संचयन का। अच्छा, मैंने जो ये लाइन के बारे में कहा था, ये वाली लाइन के बारे में बता रही हूँ। ये जो मार्जिन है वो पहले से था, बट आप यहाँ पर कोई मार्जिन मत लीजिएगा कि इसने मार्जिन रखा है तो क्या मार्जिन भी रखना है। नहीं, मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। अगर मार्जिन रखना भी है तो आप बस 1 इंच यानी कि एक छोटा सा पतला सा जो लाइन होता है जब हम पेपर फोल्ड करते हैं उतना ही रखिएगा, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आपका ये देखिए, ये अ, अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन देखिए कितना नीट क्लीन लिखा है। उसने हेडिंग डाला है, 1 लाइन लीव किया है, उसके बाद उसने पैसेज लिखा है और अच्छे से सारे पॉइंट्स को उसने प्रेजेंट किया है। फिर उसका पत्र लेखन देखिएगा, इस तरीके से लिखा है लाइन से अच्छे से। फिर वहां पर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सूचना है। आप देखिए कितना मस्त एकदम अच्छे से हेडिंग डाल के लिखा गया है और बाद में उसे बॉक्स में भी डाला गया है। आप भी ऐसे ही बॉक्स बनाइएगा। यहाँ पर विज्ञापन के लिए भी कहूंगी, विज्ञापन भी देखिए बहुत ही नीट क्लीन बनाया है। बॉक्स भी बनाया है, चित्र भी बनाया है, ऑफर भी दिया है और उसके पूरे क्वालिटीज के बारे में लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट है लालच का फल, यानी कि जो स्टोरी थी उसने पहले शीर्षक डाला है, स्टोरी को एक्सप्लेन किया है पैसेज में, देन लास्ट में सीख भी लिखा है और यहाँ पर उसे पूरे 5 अंक मिले हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी आपका पेपर अच्छे से लिखना है और यहाँ पर आपके जो भी मार्क्स हैं आपको कैसे मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। सो आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है उन पे आप ध्यान देंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पे आप ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसे पेपर्स हैं कि बच्चे आंसर राइट कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं कि वहां पर वो ABC लिख देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं, बट जो सेंटेंस जो उसका आंसर है वो नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से भी आपके मार्क्स पे असर हो रहा है। सो प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा। नए पेज पे नया क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छे से पेपर अटेंड कीजिएगा और पेपर पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। पेपर आप छोड़िए मत, क्योंकि जितनी बार आप पेपर छोड़ते हैं उतनी बार नुकसान आपका ही होता है। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी टॉपिक के बारे में आपको पता है, आप जरूर लिखिएगा। इन सबको लिखने से आपका ही बेनिफिट होने वाला है। इस साल पेपर बहुत आसान है, फॉर्मेट बहुत ईजी है। 40-40 का मार्क्स चल रहा है, 40 आपको MCQ पे है एंड 40 मार्क्स आप लोगों को मिल रहा है राइटिंग स्किल और आपके ब्रीफ पर। तो इतने अच्छे इस साल के जो आपको सुनहरा अवसर मिला है, और इस साल तो पोर्शन भी कम है, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए और उनको अच्छे से लिखिएगा। सो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए जो भी मुझे ठीक लगा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। वो सूचना के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा जो मिक्स मैच हो गया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।